दोस्तों, आज की शाम वाकई हम बहुत तन्हा हैं। थिएटर तन्हा हो गया है, रंगकर्म तन्हा हो गया है। शाम अवध में जब हम कुछ नया सोच रहे थे, उसी वक्त जबलपुर से एक झकझोर देने वाली एक खबर आई। अरुण पांडे नहीं रहे। बनारस के गंगा किनारे से नर्मदा तट पर बसे जबलपुर शहर में गया वह युवक अनवरत वर्षों के संघर्षों के बाद रंग ऋषि बन गया। न जाने कितने हीरे तराशे उसने अभिनय और निर्देशन का गुर सिखाते हुए आज अरुण पांडे चिर निद्रा में सो गए हैं। शहरनामा जबलपुर से दिनेश चौधरी की कलम से उन्हीं पर प्रकाशित एक अध्याय के माध्यम से अरुण पांडे को हम एक श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। आप सबके साथ तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता। सभा समारोहों में वे दिख जाएं तो लपक कर उनके हाथ थाम लेता हूँ। यह कला मैंने औरों को देखकर सीखी है। ठीक है कि उम्र के साथ शरीर जरा भारी हो गया, पर इतना भी नहीं कि चल फिर ना सकें। यह उनसे अंतरंगता जाहिर करने का एक बहाना होता है। वे भी उसी गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। उष्मा का परस्पर संचरण होता है और थोड़ी ऊर्जा भी हासिल हो जाती है, जो हमेशा उच्च से निम्न दाब की ओर बहती है। कवि का कहना याद आता है, दुनिया को हाथों की तरह सुंदर और गर्म होना चाहिए। वे पिछले कई दशकों से थिएटर के जरिए इसी गर्मजोशी के साथ दुनिया को खूबसूरत बनाने के काम में लगे हुए हैं। ये बात और है कि दुनिया कमबख्त बड़ी बेगैरत बेमुरव्वत है और बदस्तूर उसी राह पर चली जा रही है जहां उसने जाने की ठानी है। थिएटर की दुनिया जरा अलग है। यहाँ सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा ज़िंदगी में दिखाई पड़ता है। कुछ चीज़ें लार्जर दैन लाइफ होती हैं, कुछ मंच पर सरेआम घटित होता है और कुछ खेल पर्दों के पीछे रचे जाते हैं। पर्दे के पीछे रचे जाने वाले खेलों में कभी कभी बड़े खेल भी हो जाते हैं। इन खेलों में वे औजार की तरह इस्तेमाल भी हुए हैं, कभी अनजाने में तो कभी जानबूझकर। नतीजा यह कि उन्होंने जितनी दोस्तियां की उससे ज़्यादा दुश्मन बनाए। कभी अवसाद से भर आते तो उन्हें लगता कि उनका जीवन औरों के लिए एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है। उदय प्रकाश का दिनेश मनोहर वाकणकर उन्हें चिढ़ाता हुआ सा लगता। ठीक इन्हीं क्षणों में वे अपने लिए एक निर्णायक भूमिका चुनते हैं और एक लंबी रंग यात्रा के बाद वह मुकाम हासिल करते हैं जहां वे इत्मीनान और फ़ख्र के साथ यह कह सकें कि हम एक उम्र से वाकिफ़ हैं, हमें न सिखाओ मेहरबान कि लुत्फ़ क्या है और सितम क्या है। लुत्फ़ यह कि नाटक अरुण पांडे की ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, उनकी मुकम्मल ज़िंदगी है। राइट टाउन गेट नंबर 4 चौराहे पर उनके घर की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद अब मैं घंटी बजाने या कुंडी खटकाने की गुस्ताखी नहीं करता। उनके दरबारे आम में सीधे सोफे पर विराजमान हो जाता हूँ। उनका पता लगाने की कवायद बाद में शुरू होती है। यहाँ घंटी वगैरह बजाने का रिवाज है ही नहीं। एक बार यह किया तो देर तक खड़ा रहा। लोगों की आवाजाही यहाँ उसी तरह है जैसे रेलवे स्टेशन पर होती है। सबके पास कोई ज़रूरी काम है। किसी को किसी आलेख की तलाश है, किसी के हाथ में आगामी आयोजन के कार्ड हैं, कोई कागज़ कैंची लेकर कुछ क्राफ्ट तैयार कर रहा है, तो किसी को घर के ऊपर छत पर जाना है।
जहाँ बड़े बड़े बक्से रखे हुए हैं। हाल ही में खेले गए नाटक के साजो सामान किसी खास बक्से में धर दिए जाते हैं ताकि अगले प्रदर्शन में वे आसानी से मिल जाएं। तैयार नाटकों की गिनती इन बक्सों के आधार पर की जा सकती है। बड़े आकार के बक्से मुझे हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दिनों की याद दिलाते हैं, जब इनमें भरकर कोई आगामी फिल्म रेलवे स्टेशन से टॉकीज तक पहुंचाई जाती थी। ऐसे मौक़ों पर एक अच्छा खासा जुलूस जैसा बन जाता था, जिसकी भीड़ में अपन भी शामिल होते। इस गौरव बोध के साथ कि आगामी फिल्म को प्रदर्शन स्थल तक पहुंचाने में अपनी भी उल्लेखनीय भूमिका रही। घर में मेज़बान के दर्शन अब तक भी नहीं हो पाए हैं, पर आवाजाही निरंतर बनी हुई है। कभी कभी ख्याल आता है कि इस आपाधापी में राह चलते कोई चोर भी आ सकता है जो कीमती माल असबाब उड़ाकर ले जाए। फिर मैं सिर को झटक कर अपने ही ख्यालों का खंडन करता हूँ कि चोर अगर आ भी जाए तो उसे चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत की तर्ज पर कुछ नए पुराने ब्रोशर, कार्ड, आलेख और समीक्षाओं की कतरनों के अलावा और क्या हासिल होगा। और क्या हाल है महाराज, कहते हुए उनका प्रवेश होता है। जवाब में मैं सिर्फ मुस्कुराता हूँ। बोलना बतियाना जरा कम ही हो पाता है। एक तो मैं इस मामले में जरा संकोची हूँ और दूसरे वे दिल्ली भोपाल की तरह जरा ऊंचा सुनने लगे हैं। कुछ ज़रूरी औपचारिक बातों के साथ विदा लेने के बाद सीढ़ियों से उतरते हुए इस बात का ध्यान रखना होता है कि कहीं किसी से टकरा न जाएं। आवाजाही अब भी निरंतर बनी हुई है। यह उनके दीवाने आम का कमोबेश रोज़ का दृश्य है। सितम उनके साथ यह रहा कि जब वे बोरिया बिस्तर बांधकर बनारस से जबलपुर आए तो नर्मदा का पानी देह में घुल मिल नहीं पा रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे आउटसाइडर हैं। यह उनकी खामख्याली रही होगी। वहाँ गंगा का घाट था, यहाँ नर्मदा का। सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे तीव्र गति से हुआ है। नदी का पानी बदलेगा तो रहन सहन की शैली थोड़ी बहुत तो बदलेगी ही। इंसान एक शहर से दूसरे में जाए तो कई दिनों तक थोड़ी बदहवासी में जीता है, छटपटाहट सी होती है। यह एक छद्म असुरक्षा बोध होता है जो मिटते मिटते ही मिटता है, क्योंकि उसे अपने जैसे लोग धीरे धीरे मिलते हैं। इंसान यदि धार्मिक प्रवृत्ति का हो तो यहाँ ढेर सारे प्राचीन मंदिर, मठ, गुरुद्वारे और चर्च वगैरह हैं। आध्यात्मिक हो तो ओशो योगी हैं। गालीबाजों के लिए उस्ताद किस्म के गालीबाज हैं। और लिखने पढ़ने की लत हो तो यह परसाई का शहर है। तब उन्हें भी कहाँ पता था कि परसाई का अखाड़ा एक नए पट्टे के लिए प्रतीक्षारत था, जिसकी देह की गर्द में पोथी प्रेम के अलावा बनारस की रामलीला के संस्कार वाले कण भी थे। और यह संस्कार बीवी कारंथ की शागिर्दी में थोड़े परिमार्जित भी हो गए थे। बनारस की रामलीला पूरी दुनिया में मशहूर है। उनकी रामलीला घर पर ही थी, जो रामलीला के 20-22 दिनों को छोड़कर पूरे साल चलती थी। रामलीला का साजो सामान घर पर ही रखा जाता था। नाना का परिवार 5 भाइयों वाला था, जिसमें से 3 कर्मकांडी थे। घर में 60-65 सदस्य हुआ करते थे। बड़े काम पर चले जाते और महिलाएं रसोई में व्यस्त हो जाती। बच्चे रामलीला के साजो सामान, गदा, मुकुट और ढीले ढाले कपड़ों पर हाथ आजमाते और लीला घर पर ही शुरू हो जाती। फिर घर से शुरू छद्म लीला का सिलसिला सचमुच की लीला तक आ पहुंचा और वे कभी भरत तो कभी लक्ष्मण तो कभी सीता माता की भूमिका में होते थे। एक बार इसी भूमिका के दौरान एक छोटा सा हादसा भी हो गया। पतंगबाजी उन दिनों मोहल्लों में जमकर हुआ करती थी। वहाँ एक हीरो यादव थे जिनका कद 6 फीट से ज़्यादा था।
शरीर बलिष्ठ था और श्याम वर्ण थे। वे गल्ला मंडी में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे, तो देह अच्छे से कसी हुई थी। पर पतंगबाजी में कौशल काम आता है, कसी हुई देह की कोई भूमिका नहीं होती। रामलीला में सीता बनने वाले इस सुकोमल अभिनेता ने होरी की पतंग 2-3 बार काट दी थी। पतंग काटने के बाद उसका मज़ा लूटने का मज़ा ही कुछ और होता है। पतंग काटने के बाद उसका मंजा लूटने का मज़ा ही कुछ और होता है। जिसने लूटा हो वही यह सुख जाने। लेकिन तब उन्हें यह इल्हाम नहीं था कि शाम को खुद उनकी हालत कटी पतंग जैसी होने वाली है। दुर्योग से सीता हरण उसी दिन होना था। रावण की भूमिका में बलिष्ठ श्याम वर्ण छटपुटे होरी यादव थे। रावण की रूप सज्जा में वे रावण से भी खतरनाक लग रहे थे। सामने निर्बला सीता थी, जिन्होंने दिन में 3 बार रावण की पतंग लूटी थी। होरी बार बार आते और यह कहकर चले जाते कि आज तो गुरु तुहे ना छोड़ो, आज हम बताई तो हैं। तब बनारस में रामलीला गाकर खेली जाती थी। गाना रोना एक साथ चल रहा था। दर्शकों ने सीता हरण की इतनी कारुणिक भूमिका पहले कभी नहीं देखी थी। जबलपुर आए तो परसाई का आतंक था। उनको लेकर किस्से कहानियाँ भी खूब चलते थे। किसी आयोजन में उनसे पहली बार मिले तो पता चला कि वे भी हाड़ बांध से बने हुए इंसान हैं। आगे पत्रकारिता के सिलसिले में उनका स्तंभ लेख जुटाने की जिम्मेदारी आन पड़ी तो ताल्लुकात नज़दीकी से नज़दीकतर होते गए। फिर किसी दिन यूं ही सरेआह चलते चलते अलखनंदन मिल गए और नाटक करने का न्योता दे डाला। अलखनंदन ने उन्हें कहीं छोटी मोटी भूमिका करते हुए देख रहा था। तब ज्ञानरंजन अग्रवाल कॉलोनी वाले मकान में रहते थे। यहीं सीताराम सोनी, तपन बैनर्जी, राजकुमार कामले, हिमांशु राय, अजय घोष, राजेंद्र दानी वगैरह से उनकी भेंट हुई और विवेचना की ओर से उन्होंने फजल ताबिश के नाटक डरा हुआ आदमी में हिस्सा लिया। विवेचना इससे पहले आपातकाल के आसपास शशांक का नाटक जैसे हम लोग खेल चुकी थी। अलखनंदन अपनी पारी जमकर खेल रहे थे और फिर एक दिन अचानक जब भारत भवन कूच कर गए तो निर्देशन का जिम्मा अरुण पांडे पर आ गया। तब उनकी सवारी 2 नावों पर थी। एक पैर पत्रकारिता में था तो दूसरा इधर नाटकों में। पत्रकारिता से रोजी रोटी चल रही थी। नाटक एक जुनून के तहत खेले जा रहे थे। निठल्ले की डायरी का पहला ड्राफ्ट न्यूज़ प्रिंट पर ही लिखा गया। उनके शिष्य पत्रकारिता में भी रहे और थिएटर में भी। सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। धड़ाधड़ ऊपर चढ़ते गए। कोई संपादक बना, कोई फिल्मकार तो कोई नाटककार। कुछ नाशुक्रे बन गए और कुछ अब भी सार्वजनिक तौर पर गुरुचरणों में लंब लेट कर अपनी कृतज्ञता जाहिर कर लेते हैं। पर गुरुजी अब वहाँ पहुँच गए हैं जहाँ संतई बड़ी स्वाभाविक सी मुद्रा लगती है। जहन में अब सिर्फ एक बात होती है, नाटक करना है, किसी भी सूरत में करना है और लगातार करते जाना है। इस धुन में वे कई बार बहुत व्यावहारिक चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर जाते हैं और खामियाजा उनकी टीम को चुकाना पड़ता है। कई बार खुद भी ठगे जाते हैं या कोई कांड कर बैठते हैं। ईश्वरी नाटक खेला जाना था। लाठियों को ढोने के लिए गठरी की आवश्यकता थी। पांडे जी के आविष्कारिक मस्तिष्क में तुरंत यह बात बंधी कि श्रीमती जी की पुरानी साड़ी से वांछित गठरी तैयार की जा सकती है। किसी योग्य शिष्य ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन भी कर दिया। लॉकर से एक पुरानी साड़ी निकाल ली गई। गठरी उपयोगी होने के साथ साथ बहुत आकर्षक बन गई। कुछ घंटों बाद उनके कानों में ये शब्द अमृत रस की बूंदों की तरह टपके कि कल भाभी जी नई साड़ी लेकर आई थीं, दिखाई नहीं पड़ रही है। नाटक होते रहना चाहिए कि धुन में एक बार नाटक की तैयारी न होते हुए भी प्रदर्शन की सहमति दे दी। यह जबलपुर के थोड़े बाहरी इलाके खमरिया में एक फैक्ट्री के गेट पर खेला जाना था। जाड़े के दिन थे।
और प्रेमचंद की कथा पूस की रात का प्रदर्शन करना था। न तो कलाकारों ने ढंग से रिहर्सल की थी, न ही संजीदगी के साथ दिगत तैयारियां। पर गुरुजी ने कह दिया तो कह दिया। सारे कलाकारों को एक टेम्पो में ठूंस दिया। नाटक स्थल जाने में कोई 1 घंटे का समय लगना था। टेम्पो में ही संवादों की रिहर्सल शुरू हो गई। एक हजरात गंगा मिश्र थे, उनका एक कुत्ता भी साथ में था। कुत्ते का नाम जैकी था और नाटक में उसे भी भूमिका करनी थी। अन्य कलाकारों की तरह उसने भी रिहर्सल नहीं की थी, पर कभी कभी ऊपर वाला बेमतलब मेहरबान हो जाता है। नाटक हुआ और ज़बरदस्त हुआ। सबसे अच्छा अभिनय जैकी ने किया। उसकी एंट्री और एग्जिट इतनी ज़बरदस्त थी कि दर्शकों ने सोचा कि वह प्रशिक्षित अभिनेता है। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। किसी और नाट्यशास्त्र में जो पता नहीं लिखा भी गया है या नहीं, यह उल्लेख अवश्य होना चाहिए कि नाटक करने के लिए थोड़ी आवारागर्दी की भी ज़रूरत होती है। उनके कुछ सबसे पुराने मित्र गवाहों को हाजिर नाजिर मानकर यह स्वीकार करते हैं कि अरुण पांडे इस मामले में भी काफ़ी प्रतिभाशाली रहे हैं। उनकी मंडली में एक बेहद वरिष्ठ कलाकार थे जिनमें गजब का आत्मविश्वास था। परसाई जी इसे मूर्खता का आत्मविश्वास कहते हैं। उन्हें लगता था कि वे दुनिया की कोई भी चुनौतीपूर्ण भूमिका कर सकते हैं। अरुण सखा नवीन चौबे के साथ शाम के वक्त किसी नाटक की मुख्य भूमिका का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंच जाते। भूमिका पढ़कर सुनाई जाती, बहस होती, तंदूरी मुर्गा वगैरह पकाया जाता, रसरंजन होता। शाम खूब गुजरती और सुबह होने पर बात आई गई हो जाती। मज़े की बात यह है कि यह किस्सा कितनी बार दोहराया गया, इसकी कोई गिनती नहीं है। अभी हाल ही में एक समारोह में किसी वक्ता ने उन्हें रंग ऋषि की उपाधि प्रदान की। ऋषि तो वे हैं, सिवाय उन पलों के जब वे परमानंद की अवस्था में होते हैं। उनके एक नज़दीकी मित्र का कहना है कि उन्होंने दुश्मनों की जो कतार खड़ी की है उसमें उन संवादों का बड़ा योगदान है जो रात्रि 9 के बाद होते हैं। साथियों, आज वही रंग ऋषि चिर निद्रा में सो गया है। कल दोपहर में गंगा किनारे के उस छोरे का अंतिम संस्कार नर्मदा किनारे जबलपुर में होगा। हम उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि देते हैं।